The Wife of Bath's Tale is among the most iconic poems in Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. Written between 1387 and 1400, The Canterbury Tales is comprised of 24 tales narrated as a part of a storytelling contest between a group of the pilgrims travelling from London to Canterbury to visit the shrine of Saint Thomas Becket. कैंटरबरी टेल जेफरी चौसर ने 1387 से 1400 के दरमियान में लिखी। द वाइफ ऑफ बाथ टेल यहाँ पे सबसे मोस्ट आइकॉनिक पोइम्स में से एक है। उन पिलग्रम्स के ग्रुप के द्वारा बताई गई है जो कि लंदन शहर से कैंटरबरी की तरफ जियारत के लिए जा रहे हैं। और वो किसकी जियारत के लिए जा रहे हैं? सेंट थॉमस बेकेट के मज़ार की जियारत के लिए जा रहे हैं। और इनमें से हर जो पिलग्रम है वो 2 स्टोरीज जाते हुए बताएगा और 2 स्टोरी वो आते हुए सुनाएगा। तो इस तरह से इस कैंटरबरी टेल के अंदर टोटल 24 स्टोरीज बताई गई हैं। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाइफ ऑफ बाथ's टेल। The Wife of Bath's Tale is seen as a story that talks about women's rights. Before it was popular, in the old days, women did not have much freedom. They had to follow strict rules about how they should behave and what they could do. The Wife of Bath एक ऐसी स्टोरी है जिसमें वुमेन्स के राइट्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि ओल्ड डेज में औरत को इतनी ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं थी। उन्हें बहुत लिमिटेड राइट्स दिए जाते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन पे की जाती थी, उन्हें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। The wife of Bath, a character in the story, is different because she speaks her mind and challenges these rules. She talks a lot in the story, much more than other characters, showing that she has not afraid to express herself. तो और वाइफ ऑफ बाथ एक ऐसे करेक्टर की स्टोरी है जो कि अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड में जो उसकी थिंकिंग होती है उसको डिस्क्राइब करने से ज़रा भी हिचकिचाती नहीं है। और वो इन तमाम जो सोसाइटी के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके खिलाफ बगावत करती है, उनको खुला चैलेंज करती है। और स्टोरी के अंदर इसका प्रोलॉग सबसे ज़्यादा बताया गया है और ये सबसे ज़्यादा बात करती हुई बताई गई है। इवन अगर हम कंपेयर करें दूसरे कैरेक्टर्स के साथ तो ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने बारे में ज़्यादा बात करता है और इसके अलावा वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने से ज़रा नहीं घबराती। The Wife of Bath starts her story by saying it's essential for women to have life experience. She talks about how she has married 5 times and she points out that Bible does not say women can't marry multiple times, using example like Abraham and Solomon. She believes that when Bible says to go forth and multiply, it means she can use her body as she wants. लाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी में कहती है कि ये बहुत ज़रूरी है कि औरतें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस करें, अब ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को देखें। वो खुद के बारे में बताती है कि उसने 5 बार शादी कर चुकी है और वो अब 6वीं बार शादी करने जा रही है। और बाइबल में इस तरह की कोई बात नहीं की गई कि औरतें एक बार से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती, बल्कि जब बाइबल के अंदर ये बात की गई है कि आप जाएँ और अपनी नस्ल बढ़ाएँ तो इसका यही मतलब है कि औरतें अपनी बॉडी को यूज़ कर सकती हैं, जितनी बार वो चाहे, जिस तरह से चाहें वो उसे यूज़ कर सकती हैं। Next, the pardoner who thus pardons for sins interrupts. He says he was thinking of getting married, but the wife of Bath has changed his mind. She tells him to listen to her tale before deciding. Next, pardoner की बात की गई है जो कि एक dishonest man था। वो शादी करने का प्लान बना रहा है, लेकिन जब वो वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी सुनता है तो उसकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि वाइफ ऑफ बाथ उसे कहती है कि पहले मेरी कहानी सुन लो, इसके बाद तुम डिसाइड करना कि इवन कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। Then she talks about her 5 husbands. She says 3 of them were good, but by that she means they were rich, old and obedient. She explains how she manipulated them to get money, like no being intimate with them, nagging them and accusing them of cheating, even though she herself admits to being unfaithful. फिर वाइफ ऑफ बाथ अपने 5 हस्बैंड्स के बारे में बात करने लगती है। उन्हें बताती हैं उनमें से जो पहले 3 थे वो बहुत अच्छे भी थे। अच्छे से मुराद ये था कि वो बहुत अमीर थे, बूढ़े थे और उसकी हर बात माना भी करते थे और पैसे वाले भी थे। और वो किस तरह से उन्हें मैनिपुलेट करके उनसे पैसे हथियाया करती थी। सम टाइम वो उनसे इंटीमेट ना होकर उनसे पैसों की डिमांड करती थी, सम टाइम वो उन पर इल्ज़ाम लगाती थी कि वो उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हालांकि वो खुद इस बात को एडमिट कर चुकी थी कि वो उनके साथ रिलेशन में ऑनेस्ट नहीं थी।
The wife of Bath had two husbands she didn't like. Her fourth husband was always drunk and had another woman. Her fifth husband, Jenkyn, was nice in bed but he beat her badly. He was much younger than her but he read to her from a book about bad wives. She made him burn the book after a big fight. After that they were happy together. वाइफ ऑफ बाथ अपने 5 हस्बैंड्स के बारे में बात करती है, जिसमें से 3 तो बहुत अच्छे थे लेकिन 2 जो उनसे थे उन्हें वो वाइफ ऑफ बाथ पसंद नहीं करती थी। उनमें से एक बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और इसके अलावा वो एक दूसरी औरत के साथ रिलेशन में भी था। फिर वाइफ ऑफ बाथ अपने 5th हस्बैंड के बारे में बात करती है, जो कि उससे काफ़ी छोटा भी था। उनके बेड रिलेशन तो बहुत अच्छा था लेकिन वो उसे मारा पीटा भी करता था। इसके अलावा वो एक बुक पढ़ा करता था जो कि बैड वाइफ्स के बारे में थी और वो उस बुक को रीड किया करता था, जिससे उनके दरमियान में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी। फिर आखिरकार एक बहुत बड़ी फाइट के बाद जब वाइफ ऑफ बाथ ने उसे इस बात पे एग्री कर दिया कि वो अपनी इस बुक को जला दे, और जब उसने ऐसा किया तो इसके बाद उनके रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो गई। Friar, who is dishonest clergyman, makes fun of the wife of Bath for talking too much. Then Summoner, another religious person who acts hypocritically, he tells the friar to be quiet, saying that friar also tells long stories. The friar says he will get back at the Summoner by telling a funny story about the Summoner. इसके बाद फ्रायर, जो कि एक और कैरेक्टर है और डिसऑनेस्ट क्लर्जीमैन है, वो वाइफ ऑफ बाथ को इंटरप्ट करता है और उसे कहता है कि कहता है कि वाइफ ऑफ बाथ बहुत ज़्यादा बातें सुना रही है और बहुत लंबी एक अपना प्रोलॉग बता रही है, तो अब जल्दी से उसे स्टोरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेमनर रोक देता है, उसे कहता है कि फ्रायर खुद तो बहुत लंबी लंबी स्टोरी सुनाता है, तो वो अब वाइफ ऑफ बाथ को क्यों रोक रहा है। इस तरह से उनके दरमियान तू और एक मैं वाली सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है और फ्रायर उसे चैलेंज करता है कि वो इसी के कैरेक्टर को लेके एक फ़नी स्टोरी सुनाएगा। Finally, the wife of Bath arrives at her tale, which is set in the time of King Arthur, when the England was the land of friars and elves. But at that age as well, women were dishonored and treated as subhumans because no friars raped women, elves raped women in those times. अब वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है, जो कि किंग ऑथर के ज़माने की थी। इस ज़माने में मजहबी जो लोग थे, फ्रायर्स थे, एल्फ जो कि मैजिकल पावर रखते थे, ये तमाम लोग जो से हैं वुमेन के साथ मिसट्रीट किया करते थे। वुमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। आमतौर पे फ्रायर्स और एल्फ जो से थे वो वुमेन्स का रेप किया करते थे और उन्हें इस बात के लिए किसी पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी और ना ही वो किसी सज़ा से डरा करते थे। One of the King Arthur's knights rapes a woman whom he discovered while passing by the forest. The whole court is outraged and punishment for such crime is death. अब किंग ऑथर का एक नाइट एक औरत का रेप कर देता है और जब ये बात कोर्ट के अंदर डिस्क्लोज होती है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो इस बात पे जोर देते हैं कि इस आदमी को इस काम के लिए, इस जुर्म के लिए सजाए मौत होनी चाहिए। However, King Arthur bows down to the decision of his wife. The queen promises to spare the life of the knight if in 1 year's time he can bring the answer to the question, what do women desire the most? अब जब लोगों के रिएक्शन को देखते हुए किंग ऑथर इस नाइट को सजाए मौत देने का फैसला करता है। जो किंग ऑथर की वाइफ है वो उसे कहती है कि वो इस नाइट की लाइफ को 1 साल के लिए बख्श दे और वो अगर इस बात का आंसर लेके आता है कि एक औरत अपनी लाइफ में क्या चाहती है, अगर वो इस बात का आंसर लेके आता है तो उसकी जिंदगी को बख्श दिया जाए। अब जब किंग ऑथर लोगों के रिएक्शन को देखते हुए उस नाइट के लिए सजाए मौत मुंतखब करता है तो उसकी जो वाइफ होती है, जो क्वीन होती है, वो किंग ऑथर को एडवाइस करती है कि वो इस नाइट की लाइफ को 1 साल के लिए बख्श दे अगर वो इस बात का आंसर लेके आता है एक औरत की क्या ख्वाहिश होती है। अगर वो इस बात का आंसर लेके आता है तो उसकी जिंदगी को बख्श दिया जाएगा वरना उसे सजाए मौत दे दी जाए। अब किंग ऑथर भी इस बात पे एग्री हो जाता है। वो अपनी वाइफ का डिसीजन सुनते हुए इस बात पे एग्री कर देता है और इस तरह से इस नाइट की जिंदगी 1 साल के लिए बख्श दी जाती है, जिसके नतीजे में अब उसे इस बात का आंसर लाना पड़ेगा कि एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है। The knight goes on the journey of finding the answer. He asks the same question every woman he meets and every one of the replies differently. Honor, lust, sexual satisfaction, freedom, dominance, etc. were the answer he gets from women.
अब ये नाइट अपनी बात का आंसर ढूंढने के लिए डिफरेंट जगह पे सफर करता है, बहुत सी औरतों से मिलता है और हर एक से ये क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ लोग उसे कहते हैं कि एक औरत को इज्जत चाहिए, कुछ कहते हैं कि उसे लस्ट चाहिए, कुछ कहती हैं कि इसे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए, कुछ आज़ादी का कहती हैं, कुछ कहती हैं कि उन्हें डोमिनेंस चाहिए। तो ये डिफरेंट किस्म के आंसर्स वो डिफरेंट औरतों से हासिल करता है, तो वो जिसके पास भी जाता है इसी तरह के उसे डिफरेंट आंसर मिलते हैं। Dissatisfied, while coming back, he sees the dance of 24 ladies. When he tried to approach them, they disappear, leaving an old lady in their place for the knight to find. The knight is promised to be given the correct answer if he would grant her one request. The knight agrees. अब इन तमाम आंसर्स के वो डिससेटिस्फाई होते हुए वहाँ से जाने लगता है तो उसे 24 लेडीज़ का एक ग्रुप नज़र आता है जो कि डांस कर रही थी, और जो ही नाइट उनके पास पहुँचता है तो वो सारी वहाँ से गायब हो जाती है, सिर्फ एक ओल्ड लेडी वहीं पे रह जाती है। अब नाइट जो है उसके पास जाता है और उससे वही क्वेश्चन पूछता है। अब ये बुरी लेडी उससे प्रॉमिस करती है कि वो इस बात का आंसर तो दे देगी, लेकिन इसके नतीजे में नाइट को उससे शादी करनी होगी उसकी है, और वो बुरी औरत उसे इस बात का आंसर दे देती है। अब ये आंसर लेके बुरी औरत और नाइट कोर्ट में जाते हैं और नाइट इन सबको आंसर बताता है और वो कहता है कि औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि वो आज़ाद रहना चाहती है और अपने हस्बैंड पे फुली कंट्रोल हासिल करना चाहती है। अब ये आंसर सुन के सभी लोग एग्री हो जाते हैं और क्वीन भी इसी बात पे एग्री हो जाती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक औरत की ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने हस्बैंड पे कंट्रोल करना चाहती है, अपनी आज़ादी के साथ अपनी चॉइस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती है, और इसके नतीजे में अब जो नाइट है उसकी ज़िंदगी बख्श दी जाती है। अब ये ओल्ड लेडी सबके सामने ये अनाउंस कर देती है कि नाइट ने उससे वादा किया है कि वो उसकी एक विश को पूरा करेगा, और बुरी औरत की ख्वाहिश क्या होती है कि वो उस नाइट से शादी करना चाहती है। अब नाइट के पास कोई चॉइस नहीं रहती कि वो इस बात से इनकारी हो, तो मजबूरन उसे इस बुरी औरत के साथ शादी करनी पड़ती है। He marries her next day, but is completely dissatisfied with the marriage. The old lady is aware of his disappointment. He criticizes her for being old and ugly. The old lady tells him that the true beauty lies within. अब नाइट को अगले दिन उस बुरी औरत से शादी करनी पड़ती है। अब इस शादी से जोन से है वो नाइट डिससेटिस्फाई होता है, वो खुश नहीं होता क्योंकि वो बुरी औरत बहुत ज़्यादा बुरी और अगली है। अब बुरी औरत भी अपने हस्बैंड की इस बात को जानती है, तो बुरी औरत उससे कहती है कि वो अंदर से बहुत खूबसूरती है, असल खूबसूरती दिल की होती है, बाहर की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, और वो अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। The rich people might have deformed character and poor might have pure heart. She asked him to choose between a wife who is faithful but old, or a young and beautiful but the one who'd called him. The king says the choice is yours, giving her sovereignty. वो कहती है कि हो सकता है जो रिच पीपल हों वो अमीर भी हों, खूबसूरत भी हों, लेकिन वो डिसलॉयल होंगे, उनका करैक्टर इतना अच्छा ना हो, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कि गरीब होते हैं लेकिन उनका हार्ट बहुत प्योर होता है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर ये बुरी औरत उस नाइट को एक चॉइस देती है, उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत में वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं रहेगी, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार होगी, लेकिन ऐसी सूरत में उसे बुरा और बदसूरत ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में वो क्या चॉइस करेगा? नाइट ये बात सुनने के बाद ये चॉइस अपनी बीवी पे छोड़ देता है, उस बुरी औरत पे छोड़ देता है। उसे कहता है कि चाहे तो वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाए और चाहे तो वो बुरी औरत ही बन के रहे, ये उसकी चॉइस है। The knight gives her the authority to choose, and she says that she would be both beautiful and true. She asks him to kiss her, and when he does so, she turns into a young beautiful lady. अब जब नाइट अब ये चॉइस अपनी बीवी पे छोड़ता है, यानी उस ओल्ड लेडी पे छोड़ता है, तो वो डिसाइड करती है कि वो फेथफुल भी रहेगी अपने हस्बैंड के साथ और वो खूबसूरत भी रहेगी। फिर वो उसे कहती है कि वो इसे एक किस करे, और जब नाइट ऐसा ही करता है तो वो एक खूबसूरत लेडी में तब्दील हो जाती है। अगर हम स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखें तो ये स्टोरी बिल्कुल फिट बैठती है। जब नाइट ने अपनी बीवी पे ये बात छोड़ दी थी कि इवन वो एक खूबसूरत लेडी बनना चाहती है या फिर एक अगली और बुरी औरत ही रहना चाहती है, और अपनी वाइफ पे उसने किसी तरह की मर्जी मुसल्लत नहीं की। और दूसरी तरफ हम देखें जब क्वीन ने किंग को कहा कि नाइट की ज़िंदगी को 1 साल के लिए बख्श देना चाहिए, कि उसे एक रिडल दी कि उसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसी सूरत में भी जो किंग था उसने अपनी वाइफ की बात मानी। तो यहाँ पे भी जो क्वीन
थी वो अपने हस्बैंड पे रूल करना चाह रही थी, उसे कंट्रोल करना चाह रही थी। तो ये बेसिकली हर औरत की एक ख्वाहिश होती है। एट द एंड द वाइफ ऑफ बाथ विशेस फॉर वुमेन टू हैव हस्बैंड हु लिसन टू देम एंड मेक देम हैप्पी। शी प्रेज दैट दोज हु डजंट ट्रीट देयर वाइफ्स वेल गेट पनिश्ड बाय गॉड। एट द एंड वाइफ ऑफ बाथ सारी लेडीज के लिए ये ख्वाहिश करती है कि उन्हें ऐसे हस्बैंड मिले जो उनकी बात को सुने, उन्हें अंडरस्टैंड करे और उन्हें हमेशा खुश रखे। और वो ये भी खुदा से दुआ करती है कि वो लोग जो कि अपनी वाइफ के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, गॉड उन्हें सजा दे। और मेरी भी दुआ यही है कि अल्लाह ताला सभी लड़कियों को ऐसे हस्बैंड अता करे जो कि उनकी बात को अंडरस्टैंड करें, उन्हें समझ पाए, उन्हें भी अपनी आज़ादी के साथ, अपनी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने दें। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।